सोचो, एक ऐसा लड़का जो खुद अपनी लाइफ में कंफ्यूज है, लेकिन पूरे स्कूल के प्राइवेट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है और धीरे धीरे उसकी एडवाइस से लोगों की लाइफ बदलने लगती है। यहीं से स्टार्ट होती है इस वेब सीरीज की कहानी। ये स्टोरी है ओटिस की, एक सिंपल थोड़ा ऑकवर्ड लड़का जिसके घर का इन्वायरमेंट नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है। मतलब घर में बचपन से ही उसने लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप और इमोशन के बारे में सुना है। लेकिन आयरनी ये है कि खुद ओटिस अपनी ही प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाता। स्कूल में ओटिस की लाइफ काफी बेसिक चल रही होती है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है एरिक, जो गे है और फुल कॉन्फिडेंस और बिंदास है। लेकिन ओटिस उसका एग्जैक्ट उल्टा है, साई ओवर थिंकर। और अब एंट्री होती है एडम की, स्कूल का बुली, बाहर से स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव दिखने वाला। एडम एक्चुअली अंदर से काफी कंफ्यूज्ड है। उसकी प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, उसको अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही। वो अपनी इनसिक्योरिटी गुस्से और बुलिंग में निकालता है। इसी वजह से वो एरिक को टारगेट करता है, लेकिन असली प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही होती है, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ ओटिस अपनी ही एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। उसको इंटीमेसी का इशू है, मतलब वो नॉर्मल फिजिकल क्लोजनेस में भी पैनिक फील करता है। ये चीज उसको और भी इनसिक्योर बना देती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है। अब स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल की एक स्मार्ट लड़की मेव ओटिस को नोटिस करती है। मेव को समझ आ जाता है कि ओटिस के पास एक अलग टैलेंट है, लोगों की प्रॉब्लम सुनना और उन्हें समझना। एक सिचुएशन में ओटिस किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली सॉल्व कर देता है और मेव को आइडिया आता है क्यों ना इस टैलेंट को यूज करके पैसा कमाया जाए। और यहीं से स्टार्ट होता है एक सीक्रेट प्लान। स्कूल के अंदर ये एक थेरेपी क्लिनिक बनाए। मेव क्लाइंट लाएगी और ओटिस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब पहला केस आता है, एक लड़का जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा होता है। उसकी प्रॉब्लम ये है, फिजिकल नहीं मेंटल होती है। वो प्रेशर में आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ओटिस उसको ऑब्जर्व करता है, उससे बात करता है और फिर एक सिंपल सी बात समझाता है, एडम तू अपने दिमाग में इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पा रही। ओटिस उसको रिलैक्स रहने और ओवर थिंकिंग कम करने की एडवाइस देता है। रिजल्ट ये है, जब वो लड़का प्रेशर हटा देता है उसकी सिचुएशन इम्प्रूव होने लगती है और यहीं से ओटिस को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो सच में लोगों की हेल्प कर सकता है। अब धीरे धीरे क्लिनिक चलने लगता है और ओटिस रियलाइज करता है लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उनके पीछे इमोशंस, डर और इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन एक तरफ वो दूसरों की लाइफ सॉल्व कर रहा होता है और दूसरी तरफ खुद अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा होता है। ओटिस और मेव अपना हिडन क्लिनिक स्टार्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे स्कूल में बातें फैलने लगती है कि एक लड़का है जो प्राइवेट प्रॉब्लम सॉल्व करता है और लोग चुपके चुपके उसके पास आने लगते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्लाइंट आता है एमी। एमी बाहर से देखो तो हैप्पी और केयर फ्री लगती है, लेकिन अंदर से वो एक कंफ्यूजन में फंसी हुई है। एमी अपने बॉयफ्रेंड एडम के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। एडम का बिहेवियर एग्रेसिव है और एमी सिर्फ उसको खुश करने के लिए हाँ बोल देती है। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की प्रॉब्लम है। वो नो बोलना नहीं जानती। ओटिस उसकी बात ध्यान से सुनता है, फिर सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, अगर तू खुद कंफर्टेबल नहीं है तो किसी को भी तुझे फोर्स करने का राइट नहीं है। रिलेशनशिप में दोनों की मर्जी इक्वल होती है। एमी धीरे धीरे रियलाइज करती है वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर रही थी और उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब दूसरा केस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक लड़की लिली आती है, थोड़ी वियर्ड, अलग टाइप की। उसको फैंटेसीज और इमेजिनेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन रियल लाइफ में वो अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको रियल इंटीमेसी से डर लगता है। वो कंफ्यूज है कि उसके साथ कुछ गलत है या कुछ गलत है क्या। ये भी फिजिकल नहीं, माइंड और एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है। ओटिस उसको जज नहीं करता, बल्कि आराम से समझाता है, सब लोग अलग होते हैं, किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, तू अपने रास्ते पे चल, कंपेयर मत कर। लिली को पहली बार लगता है कि वो वियर्ड नहीं है, बस डिफरेंट है, और वो अपने आप को एक्सेप्ट करने लगती है। इस बीच ओटिस और मेव का कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मेव स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है और ओटिस इमोशनल और जेन्युइन है। दोनों मिलकर क्लिनिक को ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच एक ऑकवर्ड सा टेंशन भी बिल्ड हो रहा होता है और उधर एडम का बिहेवियर और टॉक्सिक हो जा रहा है।
उसका गुस्सा बढ़ रहा है, वो कंट्रोल खो रहा है क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। ओटिस अब समझने लगता है हर केस के पीछे एक हिडन इमोशनल स्टोरी है और सिर्फ एडवाइस देना इनफ नहीं, इंसान को समझना पड़ता है। क्लिनिक अब थोड़ा स्टेबल हो चुका है और अब ओटिस और मेव के पास और भी कॉम्प्लिकेटेड केस आने लगते हैं। इस बार उनके पास आती है रूबी, स्कूल की पॉपुलर और थोड़ी एटीट्यूड वाली लड़की। बाहर से वो फुल कॉन्फिडेंट और बोल्ड लगती है, लेकिन जब वो ओटिस के पास आती है तो क्लियरली नर्वस होती है। रूबी अपने पार्टनर के साथ क्लोज होने के टाइम पर सडनली अनकंफर्टेबल फील करती है। उसका बॉडी रिएक्ट नहीं करता जैसा वो एक्सपेक्ट करती है। वो पैनिक जैसा फील करती है और उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत है। ओटिस समझ जाता है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये परफॉर्मेंस प्रेशर एंजाइटी का केस है। रूबी अपने इमेज को लेके इतनी कॉन्शियस है कि वो रिलैक्स ही नहीं कर पा रही। ओटिस उससे आराम से बात करता है और समझाता है तू हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रियल मोमेंट में तो प्रेजेंट ही नहीं होती। जब तक तू अपनी दिमाग के प्रेशर नहीं हटाएगी, बॉडी नेचुरली रिएक्ट नहीं करेगी। अपने आप को जज करना बंद कर, सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह फील करो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। रूबी को पहली बार रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम उसके बॉडी में नहीं, उसके माइंड में है और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। इसके बाद एक और केस आता है जैक्सन का, स्कूल का स्टार एथलीट। जैक्सन अपनी गर्लफ्रेंड मेव के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उस पर परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर है, स्पोर्ट प्लस रिलेशनशिप। वो हर जगह परफेक्ट बनना चाह रहा है। ये एक्सटर्नल प्रेशर प्लस डर और फेलियर का केस है। वो खुद के लिए नहीं, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के लिए जी रहा है। ओटिस उसको समझाता है तू खुद को प्रूव करने में इतना बिजी है कि तू खुद को फील ही नहीं कर पा रहा। अगर तू ब्रेक नहीं लेगा तो खुद ही टूट जाएगा। जैक्सन के दिमाग में ये बात बैठने लगती है और वो अपनी लाइफ के डिसीजन को थोड़ा अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर देता है। इधर ओटिस और मेव के बीच भी कनेक्शन और डीप हो रहा है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन फीलिंग से क्लियर नहीं है। और ओटिस की पर्सनल प्रॉब्लम भी अभी वही है, वो दूसरों को एडवाइस दे रहा है लेकिन खुद अपनी इनसिक्योरिटी से डील नहीं कर पा रहा। स्कूल में क्लिनिक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों को लग रहा है कि उन्हें फाइनली कोई समझने वाला मिल गया है, लेकिन जितना ये सीक्रेट ग्रो हो रहा है उतना ही रिस्क भी बढ़ रहा है। क्लिनिक चल रहा है, केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब इमोशंस और रिलेशनशिप सब मिक्स होने लगता है। इस बार एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आता है, एरिक, ओटिस का बेस्ट फ्रेंड। एरिक एक गे लड़का है जो अपनी आइडेंटिटी को ओपनली एक्सेप्ट करता है। वो कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश और दूसरों से अलग होने में कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन इस बार वो अंदर से थोड़ा टूट रहा होता है। एरिक की प्रॉब्लम में लोग उस जज करते हैं, बुली करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसको हर्ट होता है। उसको लगता है कि क्या वो सच में सेफ है जैसा वो है। ये डर का केस है। वो अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर उसको मेंटली अफेक्ट कर रहा है। ओटिस उसकी बात सुनता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ये कोई नॉर्मल क्लाइंट जैसा केस नहीं है, ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। ओटिस को उसको एडवाइस देने की जगह उसको फील कराता है कि तू जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। प्रॉब्लम तू नहीं, लोगों की सोच है। तुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग रहना है। एरिक को इमोशनल सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिचुएशन फुली सॉल्व नहीं होती क्योंकि रियल वर्ल्ड में इतना इजी नहीं होता। इधर एक और केस आता है मैप के थ्रू। एक लड़की जो अपनी इमेज को लेकर काफी इनसिक्योर है, उसको लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है। वो कंपेयर करती रहती है दूसरी लड़कियों से, इस वजह से वो रिलेशनशिप में ओपन नहीं हो पा रही। ओटिस उसको समझाता है तो खुद को दूसरों के स्केल पे मैच्योर कर रही है, इसलिए कभी इनफ फील नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। उस लड़की को थोड़ा क्लैरिटी मिलता है, वो अपने आप को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगती है। इस बीच ओटिस और मेव का बॉन्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, लेकिन क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और जैक्सन भी इस इक्वेशन में है, मतलब सिचुएशन लव ट्रायंगल जैसी बन रही है। सबसे बड़ा चेंज ओटिस के अंदर आ रहा है। वो पहली बार फील कर रहा है कि वो किसी के लिए जेन्युइनली केयर करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी फीलिंग्स का क्या करे। क्लिनिक अब सिर्फ सीक्रेट बिजनेस नहीं रहा, ये लोगों के इमोशन के सेंटर बन चुका है। और जितना ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है उतना ही रिस्क भी बढ़ रहा है। स्टोरी अब उस पॉइंट पर आ चुकी है जहाँ इमोशन और ज्यादा रियल लगने लगता है। क्लिनिक चल रहा है, लेकिन अब हर केस सिंपल सॉल्व नहीं हो रहा। इस बार एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आता है, अनवर, एरिक का दोस्त। अनवर एक गे लड़का है, लेकिन एरिक से बिल्कुल अलग। उसको अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा डर है और हर चीज़ में परफेक्ट दिखना चाहता है। अनवर अपने पार्टनर के साथ
क्लोज होने के टाइम पर ऑकवर्ड फील करता है। उसको लगता है कि वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो पैनिक और एम्बेरसमेंट फील करता है। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी प्लस ओवर थिंकिंग का केस है। ओटिस उससे बात करता है। तू मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय उसको जज कर रहा है। जब तक तू अपने दिमाग से बाहर नहीं आएगा तू कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ओवर थिंकिंग कम कर, अपने पार्टनर के साथ ओपन हो, परफेक्ट होने का प्रेशर हटा। अनवर को रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम उसके अंदर के प्रेशर की वजह से है और वो धीरे धीरे अपने आप रिलैक्स करना सीखने लगता है। इधर एक इमोशनल ट्रैक चल रहा है एरिक का। एरिक अब भी बुलिंग फेस कर रहा है और एक पॉइंट पर वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को थोड़ा चेंज करे ताकि वो सेफ फील करे। वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करता है। वो अपनी पर्सनालिटी को दबा रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। ओटिस उसको डायरेक्टली समझाता है लेकिन उसकी एक्शन से ये क्लियर होता है, अगर तू खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दुनिया कैसे करेगी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। वो दो चीजों के बीच फंस जाता है, सेफ रहना या अपना रियल सेल्फ होना। इस बीच ओटिस और मेव का बॉन्ड और इंटेंस हो रहा है। दोनों एक दूसरे को डीपली समझने लगे हैं लेकिन फीलिंग अभी भी क्लियर नहीं है और जैक्सन भी मेव के साथ है। मतलब सिचुएशन और मेसी होती जा रही है। ओटिस खुद भी चेंज हो रहा है। अब वो सिर्फ एडवाइस देने वाला लड़का नहीं रहा, वो लोगों के इमोशन को फील करने लगा है। लेकिन आयरनी यह है कि वो सबको गाइड कर रहा है लेकिन खुद अपनी फीलिंग में कंफ्यूज्ड है। क्लिनिक अब फुल स्पीड में चल रही है लेकिन जितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं उतनी भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और अब गलती की जगह कम होती जा रही है। क्लिनिक चल रहा है लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। इस बार एक इम्पोर्टेंट केस आता है लैम का। एक नॉर्मल सा लड़का जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन अंदर से काफी प्रेशर में है। लैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज होने टाइम पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो कुछ फील ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि उसके साथ सीरियस प्रॉब्लम है। ओटिस बात करके समझाता है। लाइम अपने लाइफ के दूसरे प्रेशर इतना उलझा है कि वो इमोशनली प्रेजेंट ही नहीं है। ओटिस उसको समझाता है तो फिजिकल प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और है। जब तक तू अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं करेगा तो किसी मोमेंट को फील नहीं कर पाएगा। अपने स्ट्रेस को इग्नोर मत कर, अपने पार्टनर के साथ होनेस्ट हो। लाइम को क्लैरिटी मिलती है कि प्रॉब्लम उसके बॉडी में नहीं उसके माइंड में चल रही है। टेंशन है और वो अपनी सिचुएशन को समझने लगता है। इधर एक और इम्पोर्टेंट ट्रैक चल रहा है मेव का। मेव स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ काफी मेसी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इमोशनल अकेलापन। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, अपनी फीलिंग को अंदर दबा के रखती है। ये ट्रस्ट इशू प्लस इमोशनल गार्ड का केस है। ओटिस डायरेक्टली उसको क्लाइंट की तरह ट्रीट नहीं करता लेकिन उसकी बातों से ये क्लियर होता है हर स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर भी वीक साइड होती है। किसी पर ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं होता। मेव थोड़ा ओपन होने लगती है और ओटिस के साथ उसका कनेक्शन और डीप हो जाता है। इस बीच एरिक का ट्रैक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एरिक एक पॉइंट पर डिसाइड करता है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ ही रहेगा चाहे लोग कुछ भी बोले। सोसाइटी का डर, बुलिंग का प्रेशर। एरिक धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस वापस लाता है और डिसाइड करता है कि वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। ओटिस अब एक ऐसे पॉइंट पर है जहां वो सबकी लाइफ में चेंज ला रहा है लेकिन उसकी अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। स्पेशली मेव के साथ फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है लेकिन सिचुएशन क्लियर नहीं है। जैक्सन बीच में है। क्लिनिक अब एक नॉर्मल आइडिया से बढ़कर एक सीरियस चीज बन चुका है। लोग ओटिस पर डिपेंड करने लगते हैं और अब प्रेशर ओटिस पर भी आने लगा है। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां सब कुछ है और ज्यादा मेसी और इमोशनल हो रहा है। क्लिनिक चल रहा है। इधर एक और स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रैक चलता है एरिक का। एरिक फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं करेगा और वो एक बोल्ड स्टेप लेता है। अपने रियल सेल्फ में पब्लिक में आता है। लोग क्या कहेंगे, सेफ्टी का डर। एरिक अपने आप को एक्सेप्ट करता है और चाहे लोग जज करे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं छोड़ता। ये उसके कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस बीच ओटिस और मेव के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, दोनों के बीच फीलिंग्स भी है लेकिन टाइमिंग और सिचुएशन गलत है। जैक्सन अभी भी मेव के साथ है और ओटिस अपनी फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ओटिस की प्रॉब्लम इनडायरेक्ट होनेस्ट होना चाहता है लेकिन रिस्क लेने से डर रहा है। क्लिनिक अब पीक पर है। सबको ओटिस पर ट्रस्ट है लेकिन ओटिस के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। वो परफेक्ट बनना चाह रहा है, सबके लिए सॉल्यूशन बनना चाह रहा है। जितनी चीजें बिल्ड हो रही थी अब सब एक जगह टकराने वाली है। क्लिनिक अब काफी पॉपुलर हो चुका है।
लेकिन इस बार जो केस आता है वो सिंपल नहीं है। एक लड़की आती है जिनके पास से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सिचुएशन के थ्रू। ओटिस की मॉम का इन्फ्लुएंस फील होता है यहाँ, और केस थोड़ा सीरियस हो जाता है। एक कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि उनका रिलेशनशिप टूटने के एज पर है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दोनों अपनी साइड सही प्रूव करने में लगे हैं, समझने में नहीं। ओटिस पहली बार एक ऐसा सिचुएशन में होता है जहां एक गलत एडवाइस किसी का रिलेशनशिप तोड़ सकती है। वो आराम से दोनों साइड को समझने की कोशिश करता है और फिर उन्हें सिंपल बात समझाता है। तुम दोनों प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे, तुम एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हो। जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। एक दूसरे को जेन्युइनली सुनो, ब्लेम गेम बंद करो, फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करो। सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन दोनों को रियलाइजेशन होता है कि प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं थी जितना वो समझ रहे थे, और वो एक दूसरे को समझने की ट्राई करते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। स्कूल में किसी को क्लिनिक के बारे में शक होने लगता है, रूमर से स्प्रेड होने लगते हैं, लोग बातें करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये सीक्रेट एक्सपर्ट होने के एज पर आ जाता है। इधर ओटिस और मेप का ट्रैक अपने पीक पर पहुंच जाता है। फीलिंग्स अब क्लियर है, लेकिन सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। ओटिस फाइनली रियलाइज करता है, अगर अब नहीं बोला कभी नहीं बोल पाऊंगा। और फाइनली ओटिस हिम्मत करता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की। ये मूवमेंट परफेक्ट नहीं होता, सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं होती जितना वो सोच रहा था, और यहीं पे उसको समझ आता है रियल लाइफ में हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती। एरिक अब फुली अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका है। वो अब किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ स्टैंड लेता है। ये उसके कैरेक्टर का बिगेस्ट ग्रोथ मूवमेंट है। एंड में सब कुछ एक अजीब पॉइंट पर खड़ा है। क्लिनिक एक्सपोज होने के एज पर है। ओटिस और मेप का रिलेशनशिप अनक्लियर है। सब कैरेक्टर अपनी अपनी जर्नी में चेंज हो चुके हैं। ओटिस ने सबको एडवाइस दिया है, सबकी लाइफ में चेंज लाया, लेकिन उसकी खुद की लाइफ अभी भी सॉर्टेड नहीं है। फाइनल फील ये आता है, लाइफ में प्रॉब्लम से कभी खत्म नहीं होती, बस इंसान उन्हें हैंडल करना सीख जाता है।